have been appointed for the post of assistant settlement officers, they are civil engineers. यह तो सही है। अब अभी तक मुझे यह जानकारी दी गई है कि 1 महीने का आपका क्लास हो चुका है, तो आपसे हम कुछ 2-3 अपनी बातों को शुरू करने से पहले हम बोलते रहे, हम अपनी बातों को शुरू करने से पहले जो आज का विषय है, आज हमको बतलाया गया है, आपके डायरेक्टर साहब जो हैं उन्होंने हमको टेलीफोनिकली रिक्वेस्ट किया था कि 2 ठो क्लास, एक भूदान पर में और एक म्यूटेशन पर में, आज और कल के लिए 2 दिन 12 से 1:30 बजे तक, उसमें 1 घंटे का उन्होंने कहा कि आप अपनी बातों को रखेंगे और आधा घंटा 30 मिनट तक जो ट्रेनीज हैं वे अपने जो भी प्रश्न आपके होंगे उसका जवाब हम देने का कोशिश करेंगे, आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी उसका समाधान हम करने का कोशिश करेंगे। अब हम अपनी बात भूदान एक्ट को शुरू करने से पहले 2-3 हम प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं ताकि हमको जानकारी प्राप्त हो सके कि आपका लेवल क्या है। उसको जानने के लिए हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप सर्वे सेटलमेंट में एएसओ के पद पर यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एएसओ सर्वे सेटलमेंट बेसिकली। तो सर्वे सेटलमेंट का काम किस एक्ट के तहत होता है, किस नियमावली के तहत होती है? एनीवन? 1885 सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2012 संशोधित अधिनियम 2019 और नियमावली 2011 नियमावली 12 एवं संशोधित अधिनियम 2000 नियमावली 19। देखिए 2019। अच्छा ठीक है। अब कुछ लोगों ने बिहार टेनेंसी एक्ट का हवाला दिया है, बोला आप लोग सुने होइएगा, कुछ लोगों ने कहा कि बिहार टेनेंसी एक्ट से होता है। तो बिहार टेनेंसी एक्ट से हमारा सर्वे सेटलमेंट का काम अब नहीं होता है, यह आपकी जानकारी के लिए। बिहार टेनेंसी एक्ट का किस सेक्शन के से किस सेक्शन तक सर्वे और सेटलमेंट से रिलेटेड है? 1 से 109 तक और कोई? अच्छा चलो, तो आपको हम यह बतलाना, ठीक है, आपको हम यह बतलाना चाहेंगे कि सर्वे सेटलमेंट का काम 1885 का बिहार टेनेंसी एक्ट जो है उसके चैप्टर 10, यह भी समझ लो आज से कि उसका चैप्टर और सेक्शंस जो है वह पहले ब्रॉड कैटेगराइजेशन है चैप्टर में और उसके बाद फिर उसका सेक्शंस में है। तो उसका सेक्शन 101 से लेके 115 तक जो है वह डील करता है सर्वे सेटलमेंट को। अच्छी बात है। अब हम लोगों का कैडेस्ट्रल सर्वे सेटलमेंट का काम हुआ था बिहार टेनेंसी एक्ट में जो प्रोविजंस है 101 से लेके 115 तक, उसके तहत हम लोगों का कैडेस्ट्रल सर्वे सेटलमेंट का काम हुआ था। अब हल्ला नहीं करके कोई एक आदमी हमको यह बतलाओ कि कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है, क्यों उसका नाम कैडेस्ट्रल सर्वे पड़ा? कैडेस्ट्रल सर्वे का मीनिंग क्या है? सर जो पहले स्टार्टिंग हुई थी कैडेस्ट्रल सर्वे उसमें मैनुअल काम होती थी सर, मैनुअल काम होती थी, इसी के लिए गुनिया वगैरह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको कोई दूसरा आदमी शेयर करेंगे? देखिए आप सुनते होइएगा कि हम लोगों का जो सर्वे का जो रिकॉर्ड है वह 1911-12 से प्रारंभ होकर 1920 तक में हर एक जिला का अलग अलग, उस समय में झारखंड भी एक ही साथ था, उड़ीसा भी था, बंगाल भी था, तो वे सभी मतलब क्या कहते हैं टोटल हम लोगों का लगभग 15 वर्षों में कैडेस्ट्रल सर्वे का काम हुआ था। कैडेस्ट्रल सर्वे का जो काम हुआ उसका बेसिक मतलब क्या कहते हैं परिभाषा उसकी यह है कि विलेज सर्वे प्लॉट बाय प्लॉट। हमेशा याद रखो इसका बिहार टेनेंसी एक्ट में ही इसको डिफाइंड कर दिया गया है। उसका मतलब यह है कि विलेज सर्वे प्लॉट बाय प्लॉट, यही मतलब है कैडेस्ट्रल सर्वे का। अब आप में से कोई भी आदमी हमको कोई एक आदमी बतलाओ कैडेस्ट्रल का स्पेलिंग क्या होगा अंग्रेजी में? कैडेस्ट्रल को कैसे लिखेंगे? चलो समझ लो, इसलिए कि कंफ्यूजन होती है, लोग लिखते हैं, मैंने देखा है कि 99.99% कैडेस्ट्रल लिखना नहीं जानते हैं उसको, इसीलिए मैंने यह प्रश्न, यह प्रासंगिक प्रश्न हमको लगा, इसीलिए आपके पास हम आए हैं। कैडेस्ट्रल लिखा जाता है CADASTRAL, तीनों जगह ए होगा, कहीं ई नहीं होगा। एक होता है कंफ्यूजन कैडेस्ट्रल CADRES, नहीं
DASTRAL कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। अब इसके बाद फिर हम लोगों के राज्य में 1952 ईस्वी से रिविजनल सर्वे हुआ था, नाम सुना है आपने? वह भी हुआ था बिहार टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 101 से 115 तक में जो प्रावधान था उसी के तहत हुआ था। अब उससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी से आगे बढ़ के आपको हम बतलाना चाहेंगे कि रिविजनल सर्वे जो हुआ तो वह 27 राज्यों में, देश के 38 मतलब क्या कहते हैं जिला में से 27 जिला में रिविजनल सर्वे का काम प्रारंभ हुआ और 16 जिला में रिविजनल सर्वे का काम कंप्लीट हुआ। और शेष जिलों में, कुछ जिलों में जो 16 के अलावा 27, 11 जिला में वह काम कंप्लीट नहीं हो सका। और अन्य मतलब क्या 27 को 11 जिला और ले लोगे तो उतने जिले में यह काम प्रारंभ ही नहीं हुआ। उदाहरण के लिए हमारे पटना जिला में ही कैडेस्ट्रल सर्वे रिविजनल सर्वे का काम प्रारंभ हुआ, वह लगभग 28 वर्षों तक चला भी, लेकिन खतियान का फाइनल पब्लिकेशन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट मानते हैं, उसको हम फाइनली कंक्लूडेड जिला में नहीं लावेंगे। इसी तरह से रिविजनल सर्वे का काम सबसे पहले पूर्णिया जिला में शुरू हुआ था और वहां से चल के हम लोगों ने 16 जिला में पूरा किया, जिसमें पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, गया, औरंगाबाद ये जिला है। इन सब जिलों में इसका काम पूरा हुआ। अब कुछ जिलों का नाम समझ लोगे, जैसे वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, गोपालगंज है, क्या कहते हैं छपरा है। इन सब जिलों में रिविजनल सर्वे का काम शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे का जो खतियान है उसी से आज भी काम हो रहा है। अब जब तुम लोग काम करने जाओगे, हमको बेसिकली पर मतलब बातें हमको चर्चा करनी है भूदान पर, हम तुरंत आ जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब आप जब जाएंगे अपने क्षेत्र में तो आपको ऐसे जिले मिलेंगे जहां से रिविजनल सर्वे हुआ है, वहां का सर्वे करने का काम थोड़ा आसान होगा। वहां जाएंगे जहां केवल आपको कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है, वहां का काम करने में आपको दिक्कत होगी। मोर ओवर एक और भी आपको समस्या होगी, जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी या और भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां रिविजनल सर्वे तो हुआ, खतियान फाइनली पब्लिश हो गया, लेकिन आज के डेट में काम कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर होता है, लैंड से रिलेटेड काम। तो वहां आपको काम करने में और भी कठिनाई होगी कि आप किस रिकॉर्ड को किस अधिकार अभिलेख को आधार बना के काम करेंगे। आई एम सॉरी, थोड़ा ऑफ कर दूं। हाँ हेलो, प्रचार चलिए कर दो। तो रिविजनल करें ना, रिविजनल सर्वे हुआ, कंप्लीट हुआ, लेकिन काम वहां रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम वहां जमाबंदी पंजी है कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर में, वहां लगान की वसूली होती है कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर में, और भी जो भी लैंड रिलेटेड जो भी काम है वे सभी कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर में काम हो रहा है, लेकिन रिविजनल सर्वे फाइनल हो चुका है। तो उन सब जिलों में आपको काम करने में थोड़ी सी और कठिनाई होगी, वहां और भी थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। अब हमको इस विषय से अब हम लोगों को अभी जो हम लोग करने, अब जो सर्वे सेटलमेंट का काम आप करने जा रहे हैं, नया सर्वे सेटलमेंट का काम, वह उसका एक्ट है 2011 का, और इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वे 2012 के हैं, और इसमें 2017 में एक्ट में संशोधन हुआ था और रूल्स में 2019 में संशोधन हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सर्वे सेटलमेंट एक्ट। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा विषय वस्तु पर में। हमको 2-3 हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, चूंकि 1 महीना का ट्रेनिंग हो चुका है, तो आप हमको 2-3 बातों का आपसे हम जवाब अपेक्षा चाहेंगे। क्या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। केवल प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और आप थोड़ा सा अगर रिएक्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि किसी भी आदमी का गवर्नमेंट लैंड पर में अगर आप जाओगे खानापुरी के स्टेज में, किसी जमीन पर जाओगे, तुम पाओगे कि यह गैर मजरूआ मालिक जमीन है, उस जमीन पर अगर किसी का कंस्ट्रक्शन है तो वैसे स्थिति में क्या करोगे, क्या लिखोगे? बोल दो कि बाद में क्लास ले। कोई आदमी बतलाइए। बतलाइए कोई। नहीं पता? दूसरा प्रश्न एक और, अगर किसी, जैसे अभी खतियान बना हुआ है
प्रश्न सुन लीजिए, अभी 2-3 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम अपने विषय पर आते हैं। एक मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अभी जब आप खतियान को देखोगे तो उसमें बहुत सारी जगह यह लिखा हुआ है कि एक जमीन के मालिक के रूप में कॉलम 2 में लिखा हुआ है विनोद कुमार झा, और फिर आगे कैफियत में लिखा हुआ है सिक्किमी रैयत। तो वैसे मामलों में आप क्या करेंगे? तीसरा प्रश्न मेरा है कि गैर मजरूआ आम खास केसरी हिंद और खास महाल की जमीन को लैंड ट्रांसफर के तहत बिहार सरकार राजस्व विभाग की एक नीति है जमीन के हस्तांतरण की दूसरे डिपार्टमेंट को। तो वैसे स्थिति में गैर मजरूआ आम खास केसरी हिंद और खास महाल की जमीन जो है उसकी खतियानी प्रविष्टि क्या होगी, वह हमको बतलाइए। उसके बाद से एक चीज हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि केसरी हिंद जमीन जो है उसको आप खतियान में क्या लिखेंगे। तो ये बेसिकली, उसके बाद से एक और बड़े इंपॉर्टेंट है इशू कि एक्स लैंडलॉर्ड का बकास जमीन हुआ करता था और जीरात जमीन हुआ करता था। तो आज के डेट में अब कोई एक्स लैंडलॉर्ड नहीं है, अब बिहार सरकार सभी जमीन का मालिक है। तो ऐसी स्थिति में आप बकास जमीन और जीरात जमीन के बदले में खतियान में क्या लिखेंगे? क्या बकास जमीन और जीरात जमीन लिखेंगे या उसके बदले में कुछ और लिखेंगे? और लास्ट पॉइंट, रेंट का जो फिक्सेशन होता है उसके बारे में आपको बिहार टेनेंसी एक्ट के सेक्शन, मतलब एक सेक्शन को अमेंड करके उसमें एक संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया है कि इसके तहत, इस एक्ट में, इस नियमावली में जो प्रावधान है उसके तहत रैयती जमीन जो बेलगान और काबिल लगान है उस जमीन का लगान निर्धारण की कार्रवाई होगी। जब लगान निर्धारण की कार्रवाई होगी तो खतियान में आवेगा। तो इसके बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? बतलाया गया है? नहीं बतलाया गया। चलिए, इन सभी जो मूल बेसिक इश्यूज हैं वे सभी, इन सभी आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज हमको तो नहीं प्राप्त हो रहा, आप लोगों से नहीं कुछ आवाज नहीं जा रही। हेलो, हाँ चलिए, अब हम करके सवाल पूछ लीजिए सर। आवाज आ रही है? हेलो, साउंड को थोड़ा सर कोई बोल नहीं पा रहा है। आ रही है, आवाज आ रही है। अब हम इन सभी प्रश्नों को आपके सामने, प्लीज आप सुनिए ना, आप इन सभी प्रश्नों को आपके सामने में जो बेसिक इश्यूज है उनको मैंने रखा, जो मुझे जानना है। बार छोटा छोटा चीज आप चले जा रहे हैं। क्या हुआ? कहता है कि जिस दिन से चाबी देंगे उस दिन से ना होगा आपका चालू। प्लीज सबको म्यूट क्वेश्चन आप लेटर तो अभी देना है। जो पहला क्वेश्चन आप पूछे हैं प्लीज सबको सर, म्यूट कर दीजिए इसको। बतलाइए। जो है कोई गैरमजरूआ आम जमीन है उसमें किसी का मकान बना हुआ है, बना दीजिए 11 तारीख के उसका खतियान में किस हिसाब से प्रविष्टि की जाएगी। ठीक, ठीक है, रिसीव करा 11 तारीख का 12 प्रोसीडिंग में लिखवा दीजिए 12 डायरेक्टर बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए ना, कोई आदमी बोलिए। बट सबको म्यूट करना पड़ेगा। प्लानिंग कर रहा हूँ फिनिश होने के बाद जो है कोई बोलूंगा भैया मेरे से नहीं चलेगा, जो क्यों इतना टेंशन लेता 3-4 डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं ले पा रहे। अब विषय पर आवे सर, ये काम करिए, आप प्रोग्रामर को बोलिए। नहीं, प्रश्न हम रख दिए, फिर हम कल भी आपसे, आपके साथ हम कल भी मुखातिब होंगे। आप सोच के रखिए ना, कल भी उस पर डिस्कस करेंगे। मुझे जो है 1 by 1 पूछा गया है सर। कर दीजिए सर, म्यूट कर 1 दीजिए। घंटा के बाद आधा घंटा हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप रखिए ना अपने जवाब को, हम सुनेंगे और आपके अगर कोई प्रश्न होगा तो हम कोशिश करेंगे उसका समाधान करें, ठीक है ना? तो हम स्ट्रेट अभी नहीं आ रही है। अनम्यूट कर दीजिए सबको। म्यूट कर दीजिए, मैं कॉल कर पाएगा सर कोई कर दीजिए सबको। चलिए, अब हम भूदान यज्ञ एक्ट पर में आ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, रेवेन्यू के जितने भी 10-12 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, उसमें भूदान यज्ञ एक्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक्ट है। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि अन्य जितनी भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं या अन्य एक्ट के तहत जमीन की जो भी हम बंदोबस्ती करके किसी को देते हैं, जमीन क्रय करके देते हैं, किसी को बास्कित पर्चा देते हैं, तो इन सभी में भूदान, किसी को सीलिंग एक्ट के तहत हम जमीन देते हैं, तो भूदान यज्ञ एक्ट इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जमीन का एकरेज जो है वह सबसे ज्यादा है।
6,48,000 एकड़ भूदान यज्ञ एक्ट के तहत बिहार में जमीन दान स्वरूप मिला था आचार्य विनोबा भावे को। उसके वितरण, उसमें से लगभग 2,56,000 एकड़ जमीन का वितरण भी हुआ है और शेष जमीन में जहां कहीं डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करके उसके वितरण की कार्रवाई की जा रही है। तो एकरेज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किया गया है इसी एक्ट के तहत। यह जो एक्ट है वह 1954 का एक्ट है और थोड़ा 1954 से पहले अगर आप चले जाएंगे, जब यह एक्ट प्रभावी नहीं था, यह एक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, तब भी लोग भूदान का जो मूवमेंट था, एक भूदान यज्ञ का एक मूवमेंट था आचार्य विनोबा भावे की अध्यक्षता में या लीडरशिप में कहिए, उसके तहत 1951 से और 1951 ऑनवर्ड्स लोगों ने दान देना जमीन शुरू किया। और उसमें आपकी जानकारी के लिए कि सबसे पहला तेलंगाना राज्य का नाम आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना राज्य बना है। तेलंगाना राज्य में एक पोचमपल्ली नाम की एक जगह है, वहां के एक रामचंद्र रेड्डी नाम के एक किसान, बहुत बड़े किसान हुआ करते थे। आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले उन्हीं के पास गए जमीन दान में प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने, मतलब रामचंद्र रेड्डी तेलंगाना के पोचमपल्ली नाम की जगह के जो रहने वाले थे, उन्होंने पहला दान स्वरूप 100 एकड़ जमीन दिया। और इससे उत्साहित होकर आचार्य विनोबा भावे और मतलब क्या कहते हैं, देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण उन्होंने किया और उनको 48 लाख एकड़ जमीन दान में मिला था, जिसमें से 6,48,000 एकड़ जमीन बिहार राज्य का है। केवल उसका बिहार राज्य का शेयर 6,48,000 एकड़ का है। अब जब आचार्य विनोबा भावे 1954 में बिहार से जाने लगे किसी अन्य राज्य में या मुंबई महाराष्ट्र जाने लगे, तो उन्होंने बिहार सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इतनी जमीन हमको दान में मिली है, इसको मैनेज करने के लिए आप अपना जो भी आपकी व्यवस्था हो वह करें। और उसी के तहत, उनके रिक्वेस्ट के तहत 1954 में बिहार भूदान यज्ञ एक्ट बना और 1955 में उसकी नियमावली बनी। क्लियर है? अब 1954 के 1 सितंबर से यह एक्ट प्रभावी हुआ, फ्रॉम 1 सितंबर। लेकिन लाखों एकड़ जमीन, लाख से ज्यादा एकड़ जमीन 1 सितंबर 1954 से पहले आचार्य विनोबा भावे को दान में मिल चुका था। अब यह प्रश्न आया कि उस जमीन को क्या किया जाए। सामान्यतः एक्ट उसी दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से वह अधिसूचित होता है, लेकिन यह 1 सितंबर 1954 को यह अधिसूचित हुआ तो वह उसी डेट से प्रभावी होना चाहिए था। लेकिन इस एक्ट में प्रावधान हम आगे आपको बतलावेंगे, उसमें यह प्रावधान किया गया कि नहीं, इस एक्ट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले भी जितनी जमीन दान में मिली थी उसको भी इस एक्ट से कवर कर लिया जाए। और उसको आगे हम जब आप चलेंगे सेक्शन वाइज आपसे जब हम चर्चा करेंगे तो आपको हम बतलावेंगे कि इसको जितने भी जमीन थे उस सबको इस एक्ट के तहत कवर कर लिया गया है। अब बिहार भूदान यज्ञ एक्ट जो है 1954 का, वह उसमें केवल मतलब ऑल टुगेदर 25 सेक्शन है, 25। हम एक एक सेक्शन की चर्चा आपके साथ करेंगे। बैकग्राउंड हमने बतला दिया है और एक एक सेक्शन की जो रिलेवेंट सेक्शन है उसमें थोड़ा सा हम ज्यादा समय लेंगे और जिस सेक्शन का आज के डेट में बहुत प्रासंगिक नहीं है आज के डेट में, उस पर में हम थोड़ी सी कम समय देंगे। सेक्शन 1 जो होता है किसी भी एक्ट का, आप में से कोई एक आदमी या हमको वॉलेंटियर करेंगे कि उसमें क्या लिखा होता है सभी एक्ट में? सेक्शन 1, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही। मीनिंग ऑफ दैट एक्ट क्या सर? मीनिंग ऑफ दैट एक्ट, जो भी एक्ट बना होता है। ठीक है समझ गए। कोई दूसरा बोलिए। अधिनियम की परिभाषा सर दिया गया है। अच्छा, और चलिए कोई आदमी नहीं। चलिए ऐसा है, समझ लीजिए कि किसी भी एक्ट में हम यह मान के चल रहे थे कि यह सब आपको बतलाया गया। 1 महीना चल गया तो बहुत आगे आप बढ़ चुके हैं। हम किसी भी सेक्शन के सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, तो हमारा आप यह समझ लीजिए कि किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है वह उस एक्ट को लिखता है कि यह एक्ट है बिहार भूदान यज्ञ एक्ट सेक्शन 1। इस मतलब यह कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो बिहार भूदान यज्ञ एक्ट 1954। और वह प्रभावी कितना, उसका प्रभाव क्षेत्र क्या होगा। कोई एक्ट होता है ना पूरे ऑल इंडिया लेवल का होता है और कोई एक्ट स्टेट का होता है, तो यह प्रभावी होगा बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें। तो सेक्शन 1 यह होता है। सेक्शन 2 है, उसमें क्या होता है,
नहीं जानते हैं। 1 महीने का आपका ट्रेनिंग हो चुका है, आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा सेक्शन 2 होता है, उसमें परिभाषा होती है। रेवेन्यू ऑफिसर की क्या परिभाषा, भूदान की क्या परिभाषा, टीनेंट की क्या परिभाषा, संपुष्टि की क्या परिभाषा, जो एक्ट होता है उसमें जो रिलीवेंट, अब बिहार टीनेंसी एक्ट हो जाएंगे तो वहां टीनेंट की परिभाषा, रैयत की परिभाषा, अंडर रैयत की परिभाषा, लैंडलॉर्ड की परिभाषा, जीरात की परिभाषा, बकास की परिभाषा, ये सभी बातें आपको मिलेंगी। अब भूदान में आएंगे तो इससे जो रिलीवेंट है वे सभी बातों को डिफाइन किया रहता है, वह परिभाषा का सेक्शन है, सेक्शन 2। क्लियर है? अब आप आ जाइए विषय वस्तु पर में। सेक्शन 3 है बिहार भूदान यज्ञ एक्ट का, वह यह कहता है कि बिहार भूदान यज्ञ का, भूदान यज्ञ एक्ट के तहत एक भूदान यज्ञ, बिहार भूदान यज्ञ कमेटी का गठन किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भूदान यज्ञ कमेटी, यह सेक्शन 3 कहता है। इसी सेक्शन के तहत एक भूदान यज्ञ कमेटी का बिहार राज्य स्तर पर में गठन भी किया गया था और उसका हेडक्वार्टर पटना होगा और उसका ब्रांचेज हर एक जिला में होगा, जिला ऑफिस। तो यह सेक्शन 3 भूदान यज्ञ एक्ट का कहता है। अन्य एक्ट में अलग बातें हैं, हम दूसरे एक्ट में आवेंगे तो दूसरी बातों की चर्चा करेंगे। कल हम म्यूटेशन एक्ट की चर्चा करेंगे तो उसमें दूसरी बात कहेंगे सेक्शन 3 में। लेकिन 1 और 2 जो मैंने कहा पहले वह ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है सभी एक्ट में। अब सेक्शन 3 में के अंतर्गत भूदान यज्ञ एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया। सेक्शन 4 में यह प्रावधान किया हुआ है कि भूदान यज्ञ का जो यह कमेटी जो होगी राज्य स्तरीय, उसमें एक अध्यक्ष होंगे और उसमें कम से कम 4 मेंबर होंगे, अधिक से अधिक 9 मेंबर होंगे। क्लियर है? तो यह और उनका अपॉइंटमेंट बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। बिहार सरकार का मतलब यह होता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री उसको अनुमोदित करेंगे या वे नामित करेंगे अध्यक्ष को, सदस्य को, तो उसके तहत अधिसूचना निर्गत होगी। वह हो गया मतलब सेक्शन 4 में भूदान यज्ञ कमेटी का गठन, बिहार भूदान यज्ञ कमेटी का गठन। और उसी के तहत आपको बतला दें कि अभी तक 2018 तक भूदान यज्ञ कमेटी फंक्शनल था और उसमें एक अध्यक्ष हुआ करते थे, 9 सदस्य, कभी 7 कभी 9 सदस्य हुआ करते थे। वे इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसमें लेते थे बैठक करके। अब सेक्शन 5 कहता है कि कोई भी सदस्य को बिहार सरकार चाहे तो हटा सकती है, अगर कोई अपना काम सही ढंग से नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। मोर ओवर कोई आदमी अगर डिजॉनेस्टी, अगर बेईमानी बरतते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। कोई उनकी नियुक्ति के बाद अगर वे अनसाउंड माइंड का हो जाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। कोई इतने इनएफिशिएंट पाए जाएंगे कि नहीं उनकी जरूरत नहीं है तो उनको हटा दिया जाएगा। मोर ओवर भूदान यज्ञ एक्ट के जो कोई भी सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं जो स्वेच्छा से भी त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये सेक्शन 5 कहता है रिमूवल। सेक्शन 6 कहता है कैजुअल वैकेंसीज, किसी को जो आप हटाएंगे या कोई हटेगा तो उस वैकेंसी को तो भरना पड़ेगा, तो दैट इज कैजुअल वैकेंसी। मान लीजिए कोई एक आदमी ने त्याग पत्र दे दिया तो उसको सेक्शन 6 के तहत कैजुअल वैकेंसी को भरा जाएगा। और सेक्शन 7 और 8 जो है वह कहता है कि भूदान यज्ञ कमेटी की बैठक होगी तो कौन उसको प्रेजाइड करेंगे, उसका कोरम कितना होना चाहिए, अध्यक्ष होंगे कम से कम 4 मेंबर होंगे तो मीटिंग होगी, नहीं अध्यक्ष है तो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे और 4 वे अध्यक्षता करेंगे, कम से कम 4 मेंबर होंगे तो मीटिंग होगी। मीटिंग में जो भी निर्णय होगा वह बाध्यकारी होगा। अगर कोरम रहता है, अध्यक्षता प्रॉपर होती है, उसका प्रोसीडिंग जो बनेगा वह बाध्यकारी सबके लिए होगा। तो यह सेक्शन 7 और 8 कहता है। अब अभी इतने को और इतने के साथ साथ आपको हम यह बतला दें कि अब हम सेक्शन 9 से जो बातें आपको कहेंगे वे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रासंगिक होगा। आप जो काम करेंगे वहां आपको काम करने में फायदा होगा, फायदा मिलेगा। सेक्शन 9 यह कहता है कि बिहार सरकार अगर चाहे तो भूदान यज्ञ कमेटी को किसी भी समय विघटित कर सकती है, बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। और उसी के तहत आज के डेट में भूदान यज्ञ कमेटी प्रभाव में नहीं है। भूदान यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य हैं उनका, यह हम कहना भूल गए सेक्शन 4 में कि इसका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। और अगर बिहार सरकार उसके कार्यकाल मतलब 4 वर्ष जब खत्म हो जाएगा, अगर नई कमेटी का गठन नहीं होगा तो यह कमेटी फंक्शनल रहेगी। मतलब यह हुआ कि कभी भी कमेटी खत्म नहीं होगी,
4 वर्षों के बाद अगर बिहार सरकार नई कमेटी का गठन नहीं करती है तो वैसे स्थिति में उस कमेटी का कार्यकाल वह समाप्त नहीं होगा, उसका कार्यकाल ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। और इसी प्रावधान के तहत अभी जो कमेटी थी जिसको 2018 में भंग किया गया है सेक्शन 9 के प्रावधान के तहत, तो वह 11 साल तक यह कमेटी कार्यरत रह गई थी। और जब यह पाया गया, बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में हो गए भूदान के जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो ऑनरेबल जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह हाई कोर्ट के बड़े सीनियर जज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, बड़े अच्छे बड़े लर्नेड आदमी हैं, तो उन्होंने एक आदेश पारित किया और जिसके तहत एक इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना। इसमें एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य हैं और क्या कहते हैं भूदान यज्ञ कमेटी को भंग कर दिया गया। हमने आपको शुरू में अपना परिचय नहीं दिया, यहाँ मेरा परिचय भी आ जाएगा कि यह भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करके जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना है उसमें एक अध्यक्ष जो हैं वे बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी, बिहार के एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। हम उसमें जो 2 सदस्य हैं, आई एम वन ऑफ द 2 मेंबर्स। हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी थे और वहां से सेवानिवृत्ति के बाद हम एक मेंबर के रूप में इसमें अभी कार्यरत हैं। यह सेक्शन 9 की बात हो गई। अब सेक्शन 10 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है भूदान के लिए। वह यह है कि कोई भी आदमी दान में किस प्रकार की जमीन को दे सकता है और किस प्रकार की जमीन को दान में नहीं दे सकता है। उसको सेक्शन 10 को कभी पढ़ने का मौका लगेगा तो देखिएगा, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी श्मशान कब्रिस्तान को दान में नहीं दे सकता है, कोई भी आदमी गैर मजरूआ आम जमीन को दान में नहीं दे सकता है, कोई भी आदमी ऐसी जमीन को दान में नहीं दे सकता है जो सार्वजनिक प्रयोजन में है, कोई भी आदमी फॉरेस्ट की जमीन को दान में नहीं दे सकता है, कोई भी आदमी माइंस एंड मिनरल्स धारित करने वाली जमीन को दान में नहीं दे सकता है, कोई भी आदमी नोटिफाइड जमीन को दान में नहीं दे सकता है। तो ये सभी बातें उसमें लिखी हुई है कि किस प्रकार की जमीन को कोई भी आदमी उसी जमीन को दान में दे सकता है जिस पर में कि उसका राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट, ये 3 शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट, जिस जमीन पर उसका बनता है उसी जमीन को वह दान में दे सकता है। क्लियर है? तो यह दिस इज अबाउट सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। अब हम सेक्शन 11 में आते हैं। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे। हम कोशिश, आपको जब भी पढ़ने का मौका लगेगा तो आपको दोनों को डॉवटेल करके, दोनों को एक साथ जोड़ के टैग करके यू विल हैव टू स्टडी सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 11 यह कहता है कि कोई भी आदमी जमीन को जब दान में दे देता है तो सीधा सीधा वह जमीन भूदान की नहीं हो जाएगी। इसलिए नहीं हो जाएगी कि हो सकता है हम आपकी जमीन को दान में दे दें, तो क्या हुआ भूदान की हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए यह सेक्शन 11 में यह प्रावधान किया हुआ है कि भूदान यज्ञ कमेटी ठीक है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको जो जमीन दान में देंगे वह अपनी जगह है, लेकिन जब तक उसको जोड़ दिया गया है कि राजस्व अधिकारी के द्वारा जब तक उसको संपुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वह दान की जमीन नहीं मानी जाएगी। और राजस्व अधिकारी को, मतलब भूदान यज्ञ एक्ट जो पढ़िएगा तो उसके सेक्शन 11, सेक्शन 14, सेक्शन 21 में राजस्व अधिकारी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो राजस्व अधिकारी अंचल अधिकारी भी हैं, डीसीएलआर भी हैं, एडिशनल कलेक्टर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, कमिश्नर भी हैं, सभी राजस्व अधिकारी हैं। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए 1954 में एक्ट आया, 1955 में इसकी नियमावली आई, 1956 में बिहार सरकार ने एक अधिसूचना निर्गत किया और उस अधिसूचना के तहत राजस्व अधिकारी को परिभाषित किया गया है। और राजस्व अधिकारी को परिभाषित करके क्या लिखा है उसको हम आपको पढ़ देते हैं तो यू विल बी वेरी क्लियर। देखिए, यह है अधिसूचना संख्या है 7646 और यह है 20 सितंबर 1956 का। इसमें इन्होंने लिखा है, जो अधिसूचना निकली है राजस्व विभाग को, सुनिएगा ध्यान से। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 of section 2 of the Bihar Bhudan Yagya Act 1954, the governor of Bihar is pleased to appoint all the deputy collectors in charge land reforms and development as revenue officers to discharge all functions of the revenue officer under the Bihar Bhudan Yagya Act। अब इसको समझना इतना ही है कि भूदान यज्ञ एक्ट के ख्याल से, फॉर द पर्पस ऑफ भूदान यज्ञ एक्ट, रेवेन्यू ऑफिसर है डीसीएलआर। नाम सुना होगा, अभी 1 महीना तक आपने काम ट्रेनिंग लिया है तो यू माइट हैव हर्ड
द डेजिग्नेशन ऑफ अंचल अधिकारी, DCLR, एडिशनल कलेक्टर। तो DCLR को ही रेवेन्यू ऑफिसर माना गया है, कोई दूसरे पदाधिकारी को नहीं माना गया है। तो सेक्शन 11 यह कहता है कि जब भूदान में कोई जमीन मिलेगी तो भूदान यज्ञ कमेटी का यह दायित्व होगा कि उस दान पत्र को वे संपुष्टि के लिए रेवेन्यू ऑफिसर माने DCLR साहब को के न्यायालय में भेजेंगे। अब DCLR साहब के न्यायालय में वह जब दान पत्र जाएगा तो उसके लिए उसके संपुष्टि की एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है, उसको डिफाइन कर दिया गया है। वह यह कहता है कि जब भी जितने भी दान पत्र मिलेंगे तो DCLR साहब हर एक दान पत्र के लिए अलग अलग अभिलेख संधारित करेंगे। उसमें प्रतिवेदन अंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारी से लेंगे, उसमें आम सूचना और खास सूचना का प्रकाशन करेंगे। अन्य एक्ट में आम सूचना और खास सूचना का प्रकाशन की अवधि 15 दिनों का होता है। भूदान यज्ञ एक्ट में आम सूचना और खास सूचना के प्रकाशन की अवधि 30 दिनों का होता है। तो 30 डेज के लिए आम सूचना और खास सूचना का प्रकाशन होगा, अभिलेख का संधारण होगा, और क्या कहते हैं केस का जो केस मतलब क्या कहते हैं जो रजिस्टर होगा उसमें केस नंबर डाला जाएगा, और 1, 2, 3, 4 ईयर के साथ बाद संख्या संपुष्टि बाद संख्या 1/1919 और 2020 और मतलब 2020 और 2021। तो हर फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसी के हिसाब से केस नंबर डाला जाएगा, और आगे फिर वे क्या करेंगे उसको समझ लीजिए। दान पत्र की कॉपी को वे अंचल अधिकारी को भेजेंगे। अंचल अधिकारी स्वयं अथवा राजस्व कर्मचारी से इसकी जांच करावेंगे कि जिस आदमी ने दान पत्र एग्जीक्यूट किया है कि क्या वह उस दान पत्र में जो खाता खेसरा रकबा लिखा हुआ है उसी आदमी की जमीन है कि नहीं है। और अगर वह यह पाता है कि जिस डेट को दान पत्र एग्जीक्यूट हुआ उस डेट को वह जमीन दानदाता की थी तो उसको वे एक प्रतिवेदन DCLR साहब को भेजेंगे, और DCLR साहब आम सूचना और खास सूचना के प्रकाशन के तहत अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उसकी सुनवाई करके अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन को देख के ही विल हैव टू पास फाइनल ऑर्डर कि हम इसको संपुष्ट करते हैं, हम इसको असंपुष्ट करते हैं। संभव है यहाँ यह चीज भी समझ लेना होगा आपको कि हो सकता है कि कोई आदमी 1 एकड़ जमीन दान में दिया, 50 डिसमिल उसकी थी और 50 डिसमिल किसी अन्य की जमीन उसने दान में दे दिया। तो DCLR साहब अगर यह पाते हैं कि 50 डिसमिल जमीन ही उसकी थी तो 50 डिसमिल जमीन को ही वे संपुष्ट करेंगे, 50 डिसमिल जमीन को असंपुष्ट कर देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, पार्ट ऑफ द लैंड कैन बी कन्फर, पार्ट ऑफ द लैंड कैन बी अनकन्फर, कैन बी केप्ट अनकन्फर। तो दोनों ही स्थिति बन सकती है। हो सकता है कि टोटल जमीन का कन्फर्मेशन हो जाए, हो सकता है कि पार्ट ऑफ द लैंड का कन्फर्मेशन हो जाए। तो यह दिस इज अबाउट कन्फर्मेशन। DCLR साहब विधिवत कोर्ट के रूप में उसकी सुनवाई करेंगे, और उनको सिविल कोर्ट का पावर दिया हुआ है, वे विटनेस बुला सकते हैं, वे आदेश पारित करेंगे रिकॉर्ड के रूप में, वह जुडिशियल फंक्शन होगा। सिविल कोर्ट का पावर उनमें वेस्ट करता है इसके तहत। अब इसमें अब सेक्शन 11 में इतनी बातें हैं। अगर सेक्शन 10 और 11 के बारे में आपको अगर कुछ पूछना हो तो हमसे पूछिए, या क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। आप पॉइंट लिख के रखिएगा कि अगर सेक्शन 10 और 11 के बारे में अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप यू नोट डाउन योर क्वेश्चन, योर क्वेरी। अब हम सेक्शन 12 की बात करते हैं। सेक्शन 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि जब आप खानापुरी के स्टेज में खाता खोलने के लिए जाइएगा तो आपको एक समस्या आएगी। क्या किया एक्स लैंडलॉर्ड, जब 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना, 1951 में बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल्स बना, तो उसके बाद भी तब तो जमींदारी खत्म हो गई। लेकिन जमींदारी जो खत्म हुई तो हर एक जमींदार को अलग अलग अधिसूचना से, दरभंगा महाराज की एक अधिसूचना से, रामगढ़ महाराज की एक अधिसूचना से, हथुआ महाराज की जमींदारी एक अधिसूचना से, अलग अलग अधिसूचना से जमींदारी खत्म करने का नोटिस उनको भेजा गया कि आपकी जमींदारी आज खत्म की जाती है। जिस डेट को वह डिलीवर हो गया उस डेट को जमींदारी खत्म हो गई। तो 1950 और 51 में जब जमींदारी एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत, उसके सेक्शन 3 और 4 के तहत जब जमींदारी को खत्म कर दिया गया, उसके बाद भी जमींदार लोगों ने गैर मजरूआ मालिक जमीन को दान में दिया। आचार्य विनोबा भावे को हथुआ महाराज ने 1 लाख एकड़ जमीन दिया दान में, दरभंगा महाराज ने भी बहुत सारे जमीन दान में दिया, ऐसे और सभी राजाओं ने दिया। तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी कि वैसे दान पत्र की मान्यता दी जाए कि नहीं दी जाए। तो इसीलिए एक स्पेशल सेक्शन 12 रखा गया हुआ है। और सेक्शन 12 यह कहता है कि भूदान यज्ञ एक्ट 1 सितंबर 1954 को जो प्रभाव में आया, उस तिथि के पहले
अगर किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने गैर मजरूआ मालिक जमीन को दान में दे दिया तो उसको मान लिया जाए और उसको संपुष्ट करके उसके वितरण की कार्रवाई की जाए। क्लियर है? और उसके बाद अगर किसी ने दान में दिया तो उसकी मान्यता नहीं दी जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको क्षेत्र में काम करने जब जाइएगा तो आपको यह मिलेगा। लेकिन डीसीएलआर, अगर वैसे दान पत्र को डीसीएलआर ने कंफर्म नहीं किया है तो उसकी मान्यता नहीं होगी। डीसीएलआर ने उसको कंफर्म कर दिया। हमेशा याद रखिएगा कि दान पत्र जब डीसीएलआर के द्वारा कंफर्म हो जाएगा तो वह माना जाएगा वह भूदान की जमीन है। अब यहां आपके लिए मतलब फ्रॉम द सर्वे व्यू पॉइंट आपको दो चीज हम बतलाना चाहेंगे कि जब कोई दान में जमीन मिली, डीसीएलआर ने उसको कंफर्म कर दिया, उसका वितरण हो गया, तो रैयत के नाम से खाता खुलेगा खानापुरी के स्टेज में। लेकिन दान में कोई जमीन मिली, डीसीएलआर ने उसको कंफर्म कर दिया, लेकिन भूदान यज्ञ कमेटी ने उसका वितरण नहीं किया, तो वह किसके नाम से खाता खुलेगा? भूदान यज्ञ कमेटी के नाम से खाता खुलेगा। क्लियर है? तो ये दो बातों को हमेशा याद रखिएगा कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो स्ट्रेट भूदान यज्ञ कमेटी, चूंकि इसलिए कि जिस समय जिस तिथि को डीसीएलआर के द्वारा किसी दान पत्र को संपुष्ट कर दिया गया तो रैयत का उस मतलब जमीन पर से अधिकार समाप्त हो गया। भूदान यज्ञ कमेटी के अंतर्गत वह उसके मालिकियत में वह आ गया और भूदान यज्ञ कमेटी जब उसको किसी को देगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तब रैयत के नाम से खाता खुलेगा। तो उसको हम आगे बतलाते हैं। अभी सेक्शन 12 की हमने चर्चा की। सेक्शन 13 यह कहता है, जो मैंने अभी तुरंत आपसे कहा, वह सेक्शन 13 कहता है कि जब भूदान का प्रमाण पत्र डीसीएलआर के द्वारा कंफर्म हो जाएगा तो जमीन भूदान में वेस्ट कर जाएगा, रैयत का उस पर से अधिकार समाप्त हो जाएगा। यह सेक्शन 13 कहता है जब भूदान में जमीन वेस्ट करेगा तभी ना बंटवारा किया भूदान यज्ञ कमेटी करेगी। तो दिस इज अबाउट सेक्शन 13 कि भूदान में जमीन वेस्ट कर गई, डीसीएलआर ने उसको कंफर्म कर दिया सेक्शन 11 के तहत। तो उसके बाद सेक्शन 14 यह है वितरण। अब वितरण की प्रक्रिया, इस एक्ट में वितरण की प्रक्रिया को का डिटेल्ड में इसको नहीं व्याख्या नहीं किया गया है। तो इसको ऐसे समझना होगा कि वितरण की जो प्रक्रिया है, भूदान यज्ञ जो कमेटी, भूदान यज्ञ एक्ट जो बना उसके सेक्शन 23-24 में यह प्रावधान किया हुआ है कि भूदान यज्ञ की जो कमेटी है वह विनियमन, रेगुलेशन का नाम सुने होगा, रेगुलेशन बनाएगी भूदान यज्ञ कमेटी के मैनेजमेंट के लिए, उसके स्टाफिंग के लिए, कितनी बहाली की जाए, कौन बहाली करेगा, उसका वेतन कितना होगा, जमीन का मैनेजमेंट कैसे होगा, इन सब, जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया क्या होगी, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक रेगुलेशन बना 1960 में। 1954 में एक्ट बना, 1955 में नियमावली बनी, 1956 में राजस्व अधिकारी को नोटिफाई किया गया डीसीएलआर को, और 1960 ईस्वी में एक रेगुलेशन बना भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा। उस रेगुलेशन में यह प्रावधान किया हुआ है कि जब भूदान की जमीन के वितरण का प्रश्न होगा तो उसके लिए एक गांव की आम सभा होगी जिस गांव में जमीन मिली हुई है, और उस आम सभा में अंचल अधिकारी भाग लेंगे और कार्यालय मंत्री होते हैं जिला में भूदान के, वे उसमें भाग लेंगे। का मतलब वितरण के सभा का जो आयोजन किया जाएगा 1 सप्ताह पहले उसकी सूचना निर्गत होगी, और गांव में जाके एक पंचायत भवन पर, जो सार्वजनिक स्थल होगा, विद्यालय भवन पर एक मतलब क्या कहते हैं, भूदान जमीन के वितरण के लिए एक सभा का आयोजन होगा। उसमें अंचल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है, उसमें भूदान यज्ञ के रिप्रेजेंटेटिव की उपस्थिति अनिवार्य है, और गांव के लोग रहेंगे। एंड दे विल डिसाइड, कि वे लोग निर्णय करेंगे, वे लोग डिसाइड करेंगे गांव के लोग कि कितनी जमीन किसको दी जाए। यह वितरण है। प्लस इसमें सेक्शन 14 में यह समझ लीजिएगा कि 4 ढंग के लोग हैं, 4 कैटेगरी है जमीन के, मतलब क्या कहते हैं, किसको जमीन हम देंगे उसके लिए 4 भाग में इसको बांटा गया है। गरीब जो लैंडलेस है वह इंडिविजुअल को दिया जाएगा जो बेनिफिशियरी हो सकता है। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी रन बाय भूदान यज्ञ कमेटी, भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर चलाया जा रहा है तो उसको भी भूदान यज्ञ कमेटी जमीन वितरण के समय जमीन दे सकती है। तीसरा, विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी का मतलब होता है कि जिस गांव की वह जमीन है उस गांव के अगर कोई ऐसी योजना है जिसमें सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कम्युनिटी का माने होता है कि जितने एडल्ट लोग हैं उस गांव के सभी आ गए उस विलेज कम्युनिटी के अंतर्गत। तो अगर कोई ऐसी योजना है जो जिससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं
तो वैसी स्थिति में विलेज कम्युनिटी को भी जमीन दी जा सकती है। और चौथा कैटेगरी है ग्राम पंचायत। अगर कोई ऐसी योजना है ग्राम पंचायत की जिससे कि पूरे पंचायत के लोग मतलब कि प्रभावी हो रहे हैं, उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो पंचायत को भी जमीन दी जा सकती है। तो वितरण का 4 कैटेगराइजेशन है, ग्राम पंचायत, विलेज कम्युनिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रनवे, भूदान यज्ञ कमेटी और चौथा भूमिहीन। अब यहाँ एक चीज और भी आपको हम बतलाना चाहेंगे कि भूमिहीन को भूदान यज्ञ एक्ट पढ़िएगा तो सेक्शन 2 में यह उसको परिभाषित किया गया है कि जो आदमी 5 एकड़ जमीन तक धारित करता है खेती की, वह भूमिहीन की श्रेणी में आवेगा। तो यह बड़ा मतलब बिहार के लिए 5 एकड़ जमीन बहुत ज्यादा है। जो हम लोगों का जितना भी राजस्व का एक्ट है उसमें 1 एकड़ तक जमीन धारित करने वाले को भूमिहीन माना गया है। ऐसा कोई एक्ट का आप नाम बतला सकते हैं कि जिसमें भूमिहीन को परिभाषित करते हुए 1 एकड़ एक्ट को माना गया, 1 एकड़ तक को माना गया भूमिहीन? कोई भी आदमी नहीं जानता। प्रिविलेज पर्सन्स होम स्टे टेनेंसी एक्ट है जो बड़ा रिलेवेंट एक्ट है, और राज्य का जब देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहला एक्ट यही बना था। उस एक्ट में यह परिभाषा दिया हुआ है कि कोई भी आदमी अगर 1 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन धारित करता है तो वह भूमिहीन की श्रेणी में होगा। उसी एक्ट में या अन्य भी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, मतलब क्या कहते हैं, उस सभी में 1 एकड़ तक को ही माना गया है भूमिहीन। इसीलिए 2016 में भूदान यज्ञ एक्ट को संशोधित करके इसके यह जो नियमावली का जो इसके जो परिभाषा का जो सेक्शन है उसको संशोधित करके उसमें डाल दिया गया कि 1 एकड़ तक जमीन धारित करने वाले भूदान के दृष्टिकोण से लैंडलेस माने जाएंगे। तो यह सेक्शन 14 की में वितरण की बात मैंने की है। अब सेक्शन 15 यह कहता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 54 के पहले 1954 यह एक्ट प्रभाव में आने के पहले भी दान में लोगों को जब भूदान यज्ञ को दान में मिली थी, तो उसको मैनेज करने के लिए सेक्शन 15 बना हुआ है। सेक्शन 15 में यह प्रावधान किया हुआ है कि भूदान यज्ञ एक्ट के प्रभाव में आने के पहले जितनी जमीन मिली भूदान यज्ञ एक्ट को, उसका वितरण होगा सेक्शन 15 के तहत। प्रक्रिया वही रहेगी लेकिन सेक्शन 15 के तहत उसका वितरण होगा, ताकि कहीं कोर्ट में किसी प्रकार की कोई चैलेंज नहीं कर दे किसी वितरण को। इसीलिए 1954 के 1 सितंबर के पहले जितनी भी जमीन भूदान में मिली थी उसकी संपुष्टि, उसके वितरण की कार्रवाई सेक्शन 15 के तहत करना है। ठीक है। अब सेक्शन 16 कहता है, दिस इज नॉट रिलेवेंट, रादर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वह यह है कि उसमें यह लिखा हुआ है सेक्शन 16 में कि भूदान यज्ञ कमेटी को जब दान में मिल गई जमीन, हो सकता है वितरण करने में उसको 1 साल 2 साल 6 महीना का समय लगे, तो मीनवाइल फॉर टेम्पररी पर मतलब क्या कहते हैं पीरियड 6 महीना के लिए 1 साल के लिए वह जमीन को लीज आउट कर सकता है भूदान यज्ञ कमेटी। तो इसको मैंने पहले ही कहा कि रिलेवेंट सेक्शन नहीं है। वह इसलिए नहीं है कि किसी को एक बार अगर जमीन लीज आउट कर दिया जाएगा तो फिर उससे जमीन वापस लेना संभव नहीं है, इसीलिए इसको लीज आउट सेक्शन 16 को हम मतलब क्या कहते हैं इरिलेवेंट सेक्शन मानते हैं, और हम यही कहते हैं कि भैया यह सेक्शन 16 के तहत कोई कार्रवाई मत करो। भूदान यज्ञ कमेटी को भी यही हम अपने आयोग का जो मतलब क्या कहते हैं अनुशंसा पत्र होगा उसमें यही हम लिखेंगे कि सेक्शन 16 के तहत किसी को जमीन नहीं दी जाए फॉर टेम्पररी पर मतलब क्या कहते हैं ऑपरेशन। सेक्शन 17 फिर हम जो इंपॉर्टेंट आपको सेक्शन हम कह रहे हैं कि जैसे 10, 11, 14, 10, 11 में दान में दी गई जमीन संपुष्टि, 14 में वितरण उसके बाद 17 की हम चर्चा कर रहे हैं। 17 भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, वह अपील का सेक्शन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आदमी हो सकता है मेरी जमीन को आपने किसी भूदान यज्ञ कमेटी को दे दिया और वह जमीन को डीसीएलआर ने संपुष्ट भी कर दिया, तो कोई एक रिमेडी का तो एक जगह होनी चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होगा ना जहां हम जाएंगे अपने ग्रीवांस को लेके कि भैया मेरी जमीन को एसओ साहब ने किसी और भूदान को दे दिया, वह संपुष्ट भी हो गया, उसका वितरण भी हो गया। तो यह जो सेक्शन 17 है वह अपील और रिवीजन का सेक्शन है। तो डीसीएलआर के अब यह जो सेक्शन 17 कहता है कि भूदान मतलब दान पत्र को संपुष्ट करने का पावर कंकरेंट जुरिस्डिक्शन डीसीएलआर को और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दोनों को है। तो जिन मामलों में दान पत्र को डीसीएलआर संपुष्ट करेंगे वैसे मामलों में अपीलेट अथॉरिटी कलेक्टर ऑब्लिक एडिशनल कलेक्टर होंगे, और जिन मामलों में भूदान मतलब दान पत्र को कलेक्टर संपुष्ट करते हैं तो वैसे मामलों में अपीलेट अथॉरिटी डिविजनल कमिश्नर होंगे। क्लियर है। अब यहां यह टाइम दिया है कि मतलब रेवेन्यू ऑफिसर के डीसीएलआर के आदेश के 6 महीना या कलेक्टर के आदेश के 6 महीना 60 दिन
6 महीना नहीं, 60 दिन, आई एम सॉरी, 60 दिन में कोई भी आदमी अपील में जा सकता है, कलेक्टर के कोर्ट में या कमिश्नर के कोर्ट में। और कलेक्टर और कमिश्नर के कोर्ट में ऑर्डर के बाद इसमें रिविजनल अथॉरिटी को डिफाइन नहीं किया है। कह रहा है कि कलेक्टर और कमिश्नर के ऑर्डर के बाद 6 महीना के अंतर्गत कोई भी आदमी सिविल कोर्ट में जा सकता है अपने टाइटल के लिए। लेकिन मतलब इसमें रिविजनल कोर्ट को नहीं डिफाइन किया, लेकिन इसमें यह डिफाइन कर दिया है कि डिविजनल कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन दोनों को असीमित पावर दे दिया। उनको यह पावर दे दिया कि वे कलेक्टर के कोर्ट में, डीसीएलआर के कोर्ट में, एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में अगर कोई मामला एडजुडिकेटेड हुआ है, किसी में आदेश पारित हुआ है, तो वे कोई आदमी उनके यहाँ शिकायत करने जाए तब, या वे स्वयं संज्ञान लेते हुए वैसे अभिलेख को मंगा लेंगे कमिश्नर साहब और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उसमें उनको जो अच्छा लगेगा वे अभिलेख खोल के आदेश पारित करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने विधि विभाग को भी परामर्श के लिए एक बार संचिका भेजा कि भूदान यज्ञ एक्ट के तहत रिविजनल अथॉरिटी नहीं है, तो क्या कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिविजनल अथॉरिटी माना जाए। तो ऐसे में मतलब विधि विभाग ने अपने परामर्श में यह लिखा कि यह मतलब क्या कहते हैं, रिविजनल कोर्ट का ही के ही रूप में कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फंक्शन करेगी, इसीलिए कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिविजनल अथॉरिटी आप मान सकते हो। क्लियर है? तो यह दिस इज अबाउट सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट। अब सेक्शन 17 में जैसा मैंने कहा कि वह आपको रिवीजन मतलब क्या कहते हैं, अपील और रिवीजन की बात है, तो हमको लग रहा है कि आपको मतलब अपील और रिवीजन की बात बहुत क्लियर हो गई होगी। अब सेक्शन 18 और 19 ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी आदमी को जमीन वितरण में सेक्शन 14 के तहत मिल गया तो यह कहता है कि वैसी जमीन की जमाबंदी खुलेगी, वह उसका दाखिल खारिज होगा, दाखिल खारिज होगा तो जमाबंदी खुलेगी। अगर कोई ऐसी जमीन है जो जमींदार ने मान लिया क्या कहते हैं बकास जमीन को, जीरात जमीन को उसने दान में दे दिया, जिसकी क्या या के गैर मजरूआ मालिक जमीन को दान में दे दिया, तो और उस जमीन का कोई लगान नहीं है, तो वैसी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, वैसे जमीन का लगान निर्धारण होगा। तो इसमें यह कहता है कि क्रिएशन ऑफ जमाबंदी एंड असेसमेंट ऑफ रेंट। तो मैंने आपसे शुरू में ही एक प्रश्न पूछा था कि बिहार टेनेंसी एक्ट के एक सेक्शन को संशोधित करके भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को लगान निर्धारण की शक्ति प्रदत्त की गई है। तो क्या आप लोगों को इस विषय की चर्चा हुई है? यहाँ नहीं हुई है। तो आपको मोटा मोटी हम यह बतलाना चाहेंगे कि लगान निर्धारण जमीन का के लिए 2 प्रावधान किया हुआ है। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को पढ़िएगा तो सेक्शन 4, 5, 6 और 7 में लगान निर्धारण की बात है, और बिहार टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 158 में लगान निर्धारण की बात है। तो आपको यह मन में आएगा कि 2 जगह क्यों, 2 एक्ट में क्यों लगान निर्धारण की बात है। तो उसको ऐसे समझ लिया जाए कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना था एक्स लैंडलॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए। तो सेक्शन 5, 6 और 7 जो है बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का, उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि एक्स लैंडलॉर्ड की अगर आवासीय जमीन है जिस पर में वे बसे हुए हैं, उसका लगान अगर निर्धारित नहीं है तो डीसीएलआर उसका लगान निर्धारण करेंगे सेक्शन 5 के तहत। अगर एक्स लैंडलॉर्ड का कोई बगीचा है, बागवानी से रिलेटेड है, तो वैसी स्थिति में उस प्रकार की जमीन का अगर लगान निर्धारण नहीं हुआ है तो डीसीएलआर उसका लगान निर्धारण करेंगे सेक्शन 6 के तहत। और सेक्शन 7 के तहत अगर कोई उसका फैक्ट्री है, गोला है और अन्य प्रकार की कोई जमीन है जिसका लगान नहीं निर्धारित है, तो डीसीएलआर सेक्शन 7 के तहत लगान निर्धारण करेंगे। लेकिन आम लोगों की जमीन अगर कैडेस्ट्रल सर्वे में ऐसी कोई जमीन थी जिस पर कोई बसा हुआ था, उसका लगान नहीं निर्धारित है, वह बेलगान लिखा हुआ है खतियान में, काबिल लगान लिखा हुआ है खतियान में, तो वैसी जमीन का, वह चूंकि एक्स लैंडलॉर्ड हम नहीं है, हम जिस जमीन पर बसे हुए वह अगर बेलगान जमीन है, तो उसके लगान निर्धारण की शक्ति भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को बिहार टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 158 के तहत प्रदत्त किया गया है। और उसकी नियमावली है, मतलब नियम 53 के तहत उनको प्रदत्त की गई है। तो जनरल लोगों के लिए जमीन का जो लगान निर्धारण होगा वह सेक्शन 158 ऑफ द बिहार टेनेंसी एक्ट और रूल 53 ऑफ द बिहार टेनेंसी रूल्स। क्लियर है? तो यह जो है सेक्शन 18, उसमें डीसीएलआर साहब को शक्ति प्रदत्त की गई है कि अगर किसी जमीन का लगान निर्धारित नहीं है तो वैसी जमीन का लगान निर्धारण की कार्रवाई डीसीएलआर करेंगे, और जिस जमीन का लगान निर्धारित है अंचल अधिकारी उसके दाखिल खारिज की कार्रवाई करेंगे और जमाबंदी खोली जाएगी भूदानी रैयत के नाम से।
तो यह सेक्शन 18 है। सेक्शन 19 यह कहता है कि भूदानी टेनेंट के नाम से जब जमाबंदी खुलेगी तो उसमें किन किन बातों की प्रविष्टि होगी। भैया खाता खेसरा डिटेल्स ऑफ द लैंड होगा, डिटेल्स ऑफ द टेनेंट होगा, डिटेल्स ऑफ द लैंड डोनेटेड, किस आदमी ने जमीन डोनेशन में दिया था, कौन जमीन, कितनी जमीन दिया था, उसका उल्लेख होगा। इसके अलावा और भी डिटेल्स मतलब मौजा का उल्लेख होगा। जो भी अन्य जो भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होंगे उन सभी इंफॉर्मेशन की एंट्री हो जाएगी सेक्शन 19 के तहत, 18-19 के तहत। और सेक्शन 20 यह कहता है, बहुत मतलब क्या कहते हैं सरल सेक्शन यह है कि जब भी भूदान का कोई पर्चा किसी को मिला, परवाना मिला, तो यह भूदान एक्ट यह कहता है कि उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाके। लेकिन रजिस्टर्ड कराने में आपको किसी प्रकार का कोई स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क, ये 2 प्रकार के शुल्क रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिए जाते हैं। कोई भी जमीन आप खरीदने जाओगे, आप जमीन बेचने जाओगे, तो आपको 3 प्रकार का शुल्क लगता है। एक रजिस्ट्रेशन फी लगता है, एक स्टाम्प शुल्क लगता है और तीसरा एक लैंडलॉर्ड फी लगता है। तो इसमें लैंडलॉर्ड फी का कोई प्रश्न नहीं है, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क इसमें नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि भूदानी पर्चा का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वह पर्चा और पक्का हो जाएगा। तो वह सेक्शन 20 कहता है। अब सेक्शन 21 जो है इसका, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 21 इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन में जो प्रावधान किया हुआ है इसका अनुपालन भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा नहीं किया गया। 100% इसका इसमें जो प्रावधान किया गया है उसका उल्लंघन किया गया भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा। वह इस सेक्शन में यह कहता है कि किसी भी आदमी को जब जमीन आप दान में देते हो, मतलब दान में जमीन दी गई भूदान यज्ञ कमेटी को, उस जमीन को DCLR ने संपुष्ट कर दिया, उसका वितरण किया गया। तो वितरण जब जमीन का किया जाता है तो विद सर्टेन कंडीशंस, वह कंडीशन यह है, वह सेक्शन 14 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जमीन जो उसको मिलेगा वह उसको इनहेरिट करेगा, वह इनहेरिटेबल होगा। हमको अगर भूदान में जमीन मिली है तो उसको हम, दैट इज नॉट सेलेबल, हम उसको बेच नहीं सकते हैं। उसमें मेरे जो कमिंग जनरेशन होंगे वह मेरा बेटा, मेरा पोता उसको इनहेरिट करेगा। और कोई भी आदमी, न हम, न मेरा बेटा, न मेरा जो भी सक्सेसर्स होगा, लीगल हेयर्स होगा, कोई भी आदमी उसको बेच नहीं सकता है। वह केवल इनहेरिटेबल होगा, दैट विल नॉट बी सेलेबल। और उसमें केवल 2 एक्सेप्शन दिया हुआ है, वह यह है कि कोई भी आदमी भूदान यज्ञ कमेटी के पूर्वानुमति का जमीन का एक्सचेंज कर सकता है, 1 नंबर। और दूसरा, कोई भी आदमी भूदान में जो उसको जमीन मिली हुई है उसको मॉर्गेज करके वह बैंक से लोन ले सकता है। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज जमीन को कोई आदमी सेल नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 21 की हम चर्चा कर रहे थे। अगर कोई भूदानी रैयत सेक्शन 14 में जो प्रावधान किया हुआ है उसका अगर उल्लंघन करता है, जमीन को बेच देता है, तो वैसी स्थिति में भूदान यज्ञ कमेटी का यह दायित्व बनता है, उसकी प्रक्रिया इस ढंग से निर्धारित की हुई है कि वह एक प्रस्ताव भेजेंगे DCLR को, रेवेन्यू ऑफिसर को, भूदान यज्ञ कमेटी, कि भाई इस आदमी को जमीन मैंने दी थी, इस आदमी ने जमीन का देने का जो शर्त था उसका उल्लंघन करके इसके जमीन को उसने बेच दिया। तो बेच दिया तो वैसी स्थिति में उसके प्रमाण पत्र को रद्द कर देंगे DCLR और उस जमीन को पुनः वापस ले लिया जाएगा और फिर किसी सक्षम आदमी को, किसी दूसरे तीसरे गरीब के बीच में उसका वितरण किया जाएगा। अब यहां पर मैं DCLR साहब को सेक्शन 21 के तहत अनब्रिडल्ड पावर है, किसी दूसरे अधिकारी को नहीं, कोई दूसरा आदमी इसको पर्चा को रद्द नहीं कर सकता भूदान प्रमाण पत्र को। जैसा मैंने कहा कि भूदान के जो यह नियम है इसका उल्लंघन 100% किया गया है। वह इस रूप में किया गया कि 21 सेक्शन के तहत DCLR को भूदान यज्ञ कमेटी ने कभी भी कोई प्रमाण पत्र को रद्द करने का प्रस्ताव नहीं भेजा। भूदान यज्ञ कमेटी ने स्वयं प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और वैसी जमीन का पुनर्वितरण कर दिया, जो मतलब क्या कहते हैं 100% गलत है। इस प्रकार के रद्द को किए जाने की मान्यता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार का मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया था, तो वैसे उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया उसके 2 लाइन को हम आपके रिलेवेंट लाइन को पढ़ के सुनाते हैं। देखिए बड़ा अच्छा है, यह हाई कोर्ट का एक मतलब बड़ा अभी लेटेस्ट यह केस हुआ था 13,766/2008। 13,000 ये आपको नेट पर भी मिल जाएगा, 766/2008 13766/2008। अब इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा पैराग्राफ 6 में लिखा है
कि भूदान यज्ञ कमिटी एंड इट्स फंक्शनरीज आर नॉट वेस्टेड विथ पावर्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ एनी प्रमाण पत्र issued in favor of a beneficiary. They can only make recommendation to the revenue officer in terms of section 21 of the act, and only thereafter a final order can be passed by the revenue officer. तो यह हाई कोर्ट ने भी इसको बड़े अच्छे शब्दों में, बहुत सारे जजमेंट में है, एक जजमेंट मान लिया आपको हम कोर्ट कर रहा हूं कि इस जजमेंट में बड़े साफ शब्दों में हाई कोर्ट ने यह लिख दिया। और यह हाई कोर्ट को इस ढंग का आदेश पारित करने का ओकेजन इसलिए आया कि भूदान यज्ञ कमेटी ने कैंसिल कर दिया था। तो हाई कोर्ट में यह मामला गया तो हाई कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में यह लिख दिया कि भूदान यज्ञ कमेटी अथवा इसके फंक्शनरीज किसी को भी यह पावर नहीं है कि प्रमाण पत्र को वे रद्द करेंगे। वे दे कैन मेक अ रिकमेंडेशन टू द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रमाण पत्र साइटिंग वैलिड रीजंस। तो ऐसी स्थिति में और प्रमाण पत्र को रद्द भी जो डीसीएलआर करेंगे उसके लिए भी उनको अभिलेख संधारित करना पड़ेगा, नोटिस निर्गत करना पड़ेगा बेनिफिशियरी को कि भाई आपने यह मतलब क्या कहते हैं प्रमाण पत्र के शर्तों का उल्लंघन किया है। डीसीएलआर विल हैव टू एग्जामिन कि जो हमको भूदान यज्ञ कमेटी ने जो लिखा हुआ सही है कि नहीं है। वह अगर सही पाते हैं तो उसको रद्द करेंगे, उसके पुनर्वितरण की कार्रवाई होगी। अगर वे रद्द नहीं करते हैं तो वैसे प्रमाण पत्र एज इट इज रह जाएगा। तो यह दिस इज अबाउट सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। अब सेक्शन 22 और सेक्शन 23 भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 यह कहता है कि जैसे सेक्शन 14 के तहत किसी को जमीन दान मतलब क्या कहता है जमीन का वितरण हुआ, और सेक्शन 21 के तहत किसी को जमीन दिया हुआ था उसके प्रमाण पत्र को डीसीएलआर ने रद्द कर दिया। तो दोनों ही स्थिति में जिसको वितरण हुआ उसको अगर जमीन से बेदखल कर दिया जाता है किसी अन्य रैयत के द्वारा, या प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया डीसीएलआर ने, तो वैसे स्थिति में उस जमीन को उस रैयत से वापस लेना है। तो इसी के कारण सेक्शन 22 में डीसीएलआर साहब को मतलब क्या कहिएगा अनब्रिडल्ड अथाह बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर दिया हुआ है कि वे किसी भी मतलब क्या कहते हैं जमीन को यह देखेंगे कि अगर अनलॉफुल पोजीशन में जमीन है भूदान की जमीन, तो उसको जो पोजीशन जो ट्रेसपासर है उसको अनलॉफुल पोजीशन से उस जमीन को वे मुक्त करेंगे। इसके लिए उनको शक्ति प्रदत्त की हुई है सेक्शन 22 के तहत। इजेक्टमेंट, किसी को इजेक्ट कर देंगे जमीन से, वह सेक्शन 14 और सेक्शन 21 दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तब सेक्शन 22 को पढ़िएगा। तो इसमें डीसीएलआर को अनब्रिडल्ड पावर दिया हुआ है। अब सेक्शन 23 में दो बातें हैं। पहला यह कहता है कि यह जो एक्ट है, हमने आपको शुरू में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, उसको आप इससे भी समझ जाएंगे कि हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में बड़ा सुंदर लिखा है। वह एक दूसरा जजमेंट है, उसको इसका नंबर यह है, साइटेशन है 1906 BLGR है, हाई कोर्ट का यह जजमेंट है BLGR 425। यह आप इसको देखेंगे और यह इसका इसके पैराग्राफ 7 पैराग्राफ 7 में इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है दस द एक्ट बीइंग ए सेल्फ कंटेंट एक्ट। कह रहे हैं कि भूदान का जो एक्ट है वह सेल्फ कंटेंट एक्ट है। और इसमें आगे इन्होंने कहा है कि एज सच the legislators in section 23 of the act when said that notwithstanding anything to the contrary in any law for the time being in force, the provisions of that act shall have effect. The provisions of the act have the overriding effect over other act. अब ये कह रहे हैं, इसको इतना ही समझ लिया जाए कि सेक्शन 23 में दो बातें यह है कि यह कहता है कि इस एक्ट में जो प्रावधान है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है अन्य एक्ट में। अगर आपको सीलिंग एक्ट अगर पढ़ाया गया होगा तो सीलिंग एक्ट का सेक्शन 3 को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को जमीन सीलिंग एक्ट के तहत मिली है अब उसी जमीन को भूदान एक्ट के तहत किसी और को मिली है, तो भूदान एक्ट के तहत जो जमीन मिली है वह प्रिवेल करेगा, सीलिंग एक्ट के तहत जो जमीन मिली है वह उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। तो यह जो एक्ट है सेक्शन 23 जो है वह यह कहता है कि यह एक सेल्फ कंटेंट एक्ट है। इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर अदर एक्ट। क्लियर है? और इसमें दूसरी बात यह सेक्शन 23 में यह कहता है कि डीसीएलआर को के पद को कितना इंपॉर्टेंट इसने बना दिया है कि डीसीएलआर सेक्शन 22 के तहत किसी जमीन को से किसी को बोलेंगे कि आप हट जाओ, अगर वह जमीन खाली नहीं करता है तो वैसी स्थिति में डीसीएलआर को 6 महीना तक कैद की सजा और 2000 रुपया फाइन या दोनों की सजा देने की शक्ति प्रदत्त की गई है सेक्शन 23 के तहत। तो सेक्शन 23 में दो बातें हैं कि दिस एक्ट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर एक्ट,
और दूसरी बात सेक्शन 23 में यह कहता है कि डीसीएलआर साहब को यह पेनल्टी का अधिकार दिया, पेनल सेक्शन यह है। और सेक्शन 24 में यह कहता है कि भूदान यज्ञ कमेटी को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए, स्टाफ का मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ के सैलरी के निर्धारण के लिए, स्टाफ की संख्या को निर्धारित करने के लिए, ऑफिसेस कहाँ कहाँ हो उसको निर्धारित करने के लिए, या कोई भी ऐसी बातें जो एक्ट के अंतर्गत नहीं है, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन बनाने का पावर है। तो वह जो सेक्शन 24 में पावर दिया हुआ है, उसी रेगुलेशन का जो पावर है, उसके तहत 1960 ईस्वी में भूदान यज्ञ कमेटी ने रेगुलेशन बनाया था। और रेगुलेशन यही उनका रेगुलेशन है। यह जो बना हुआ है, यह सेक्शन 24 के तहत बना हुआ है, रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय भूदान यज्ञ कमेटी। यही दिस इज रेगुलेशन। इसमें सभी बातें और सभी बातों का उल्लेख किया हुआ। और सेक्शन 25 जो है उसमें यह लिखा हुआ है, देखिएगा हर एक्ट का लास्ट सेक्शन में यह रहता है, ये फिर कॉमन हो गया, अन्य एक्ट में भी यह होगा कि भूदान यज्ञ एक नियमावली बनेगी। यह एक्ट बना हुआ है, मैंने सभी बातों का उल्लेख आपको कर दिया। फिर नियमावली बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, कोई आदमी बतलाइएगा। या किसी भी एक्ट में, आपने सर्वे एक्ट को देखा है, एक्ट है और उसके तहत एक नियमावली भी बनी हुई है। तो एक्ट में जब सभी बातों का उल्लेख मैंने आपसे कर दिया, तो हाँ कहिए नियमावली क्यों बनी? डिटेल्स में उसको समझाया हुआ होता है, अगर कोई फॉर्म होता है, कोई प्रपत्र होता है, सारा डिटेल्स दिया हुआ था नियमावली में। अब हम समझ गए। अब आप कंक्लूसिवली उसको ऐसे समझ गए, हम समझ गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप इसको जानते हैं। आप इसको मतलब क्या कहते हैं, थोड़े से शब्दों में ऐसे समझिए करने वाला बात करके जानते हैं। आप थोड़े शब्दों में आपको इसको ऐसे जानिए कि एक्ट जो होता है वह प्रावधान होता है, और नियमावली जो होती है वह उस प्रावधान की प्रक्रिया होती है। उसको कैसे हम मतलब क्या कहते हैं धरातल पर लावेंगे। इसीलिए अब जब मानिए म्यूटेशन एक्ट को देखेंगे, भूदान एक्ट को देखेंगे, तो आप देखिएगा उसमें जैसे किसी एक सज्जन ने कहा कि उसके प्रपत्र बने हुए हैं, उसमें प्रक्रियाओं का निर्धारण किया हुआ है कि कैसे होगा। आपके जैसे मान लिया जाए आप ही का हम मतलब सर्वे सेटलमेंट एक्ट की हम चर्चा करेंगे, वहां बड़े अच्छे से दिया है कि भैया एक रेंट रोल बनेगा, वह एक्ट में आ गया। लेकिन रेंट क्या होगा, किस प्रकार के जमीन का कितना रेंट होगा, उसका प्रकाशन कितने दिनों के लिए होगा, फिर उसका फाइनल पब्लिकेशन कैसे होगा, तो इन सभी बातों का नियमावली में उल्लेख किया हुआ है। तो एक्ट जो है वह प्रावधान है और नियमावली जो है वह प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसे आप संचालित करेंगे वह है। तो इसलिए तो मेरा कहना था इतना ही, हम चले गए अलग विषय पर। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि सेक्शन 25 जो है भूदान यज्ञ एक्ट का, उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि बिहार सरकार को शक्ति प्रदत्त की हुई है कि भूदान यज्ञ का जो यह एक्ट है उसके तहत मतलब इसके एग्जीक्यूशन के लिए एक नियमावली बिहार सरकार बना सकती है। तो 1955 में इस एक्ट की एक नियमावली बनी थी। अब 1 घंटा 10 मिनट मेरा लगभग मतलब क्या कहते हैं जा चुका है। अब एक चीज हम आपसे मतलब क्वेश्चन आंसर से पहले एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे एक जानकारी के लिए कि आपने बतलाया था कि 2011 में भूदान क्या कहते हैं सर्वे एक्ट बना, 2017 में उसमें संशोधन हुआ, 2012 में नियमावली बनी, 2019 में उसमें संशोधन हुआ, है ना सही बात? अब हम आपसे इतना ही जानना चाहेंगे कि 2011 के एक्ट में और 2017 और 19 के एक्ट और नियमावली में कोई एक बात आप बतलाइए जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो उसमें नहीं था जो इसमें आ गया। एक बात केवल। 2011 जो अधिनियम था उसमें अंचलाधिकारी को दिया गया था शक्ति कि आप सर्वे करें, पर 2019 में जो दिया 2017 में जो एक्ट में दिया गया था वो विशेष सर्वेक्षण के द्वारा जो है ना ये कार्य करना था। और कोई दूसरा आदमी? नहीं। देखिए आपने कहा सर्वे करने के लिए डीसी अंचल अधिकारी को कहीं कोई शक्ति नहीं दी गई थी, सर्वे करना था एएसओ को, कानूनगो को, अमीन को, उनका हायरार्की बना हुआ था जो आज भी हायरार्की है। आप हैं, आपके अंदर में कानूनगो होंगे, आपके अंदर में अमीन होंगे, आपके अंदर में और भी कार्यालय असिस्टेंट होंगे, ये सभी मिलके ज्वाइंट एफर्ट से सर्वे का काम होगा। जो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक मतलब कि आई एम वेरी सॉरी टू से,
कि अभी तक आपको इस बात को इम्प्रेस अपॉन नहीं किया। जो पहला क्लास था उसी में यह बतलाना था कि 2011 के एक्ट में व्हाट वाज द मिसिंग पॉइंट, जिसके लिए मतलब क्या कहते हैं अमेंडमेंट लाने की जरूरत हुई। और उस अमेंडमेंट में बातें तो बहुत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जिसके बिना सर्वे का काम हो ही नहीं सकता था। अभी जो आपके एक सज्जन ने कहा कि सेक्शन 5 में यह प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी आदमी जब मतलब क्या कहते हैं आप किसी भी जिला को, किसी भी मौजा को सर्वे सेटलमेंट के लिए अधिसूचित करेंगे तो उसके 30 दिन और अधिकतम 45 दिन में कोई भी आदमी अपने प्रपत्र 2 में डिटेल्स ऑफ द मतलब क्या कहते हैं लैंड पॉजेस्ड बाय हिम वह देगा। और उसको पहले यह प्रावधान किया हुआ था कि उसको असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर उसको भेजेंगे अंचल अधिकारी को, और अंचल अधिकारी उसको अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड से जांच करेंगे कि जो जिस आदमी ने विनोद कुमार झा ने जो अपने प्रपत्र 2 भर के दिया है कि वह उनकी जमीन है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली अंचल अधिकारी की इतनी ज्यादा व्यस्तता थी कि अंचल अधिकारी कहीं भी एक भी प्रपत्र 2 को जांच के उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया। तो इसीलिए 2017 में हम लोगों ने यह महसूस किया कि वह जो प्रावधान है वह सही नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, अंचल अधिकारी नहीं देते हैं। हो सकता है कि कहीं आपके और अंचल अधिकारी के बीच तनाव का वह एक कारण भी बन जाए। आप अंचल अधिकारी को कहेंगे भैया तुम वेरीफाई करके दो, वो उसको समय नहीं है या है भी तो क्यों करने जाए, एएसओ साहब का काम है। तो इसी के कारण उसमें संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि नहीं, एएसओ साहब के पास में जो भी उपलब्ध रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होंगे, अधिकार अभिलेख होंगे, उसमें जो भी प्रविष्टियां हैं उसके लाइट में एएसओ साहब उनके कार्यालय में जो लोग हैं पदस्थापित वे उसको एग्जामिन करेंगे प्रपत्र 2 को एज पर प्रोविजंस लेड डाउन इन सेक्शन 5 ऑफ द सर्वे एक्ट। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण सर्वे सेटलमेंट का काम हो ही नहीं सकता, आप खतियान नहीं पब्लिश कर सकते थे, वह यह था कि 2011 का एक्ट लिखा हुआ है कि मॉडर्न सर्वे सेटलमेंट एक्ट 2011, सर्वे एंड सेटलमेंट दोनों शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उसमें सेटलमेंट की बात ही नहीं थी। 2011 के एक्ट में 2012 के रूल्स में सेटलमेंट की बात नहीं थी। क्या सेटलमेंट की बात क्या नहीं थी नहीं पता। सेटलमेंट की बात यह नहीं थी कि उसमें लगान रेंट रोल बनाने की बात नहीं थी। आप खतियान बनाओगे, आप उसको फाइनली पब्लिश कर दोगे, और अगर उसमें रेंट आप नहीं डालेंगे तो सेक्शन 11 के तहत जब आप मतलब खतियान की फाइनल कॉपी भेजेंगे अंचल अधिकारी को तो जमाबंदी कैसे बनेगी? रेंट ही नहीं रहेगा। जिस जमीन का रेंट नहीं होता उसकी जमाबंदी नहीं होती है, उसी जमीन की जमाबंदी होती है जिसका लगान होता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि यह जो एक्ट है उसमें संशोधन करके रेंट रोल बनाने का प्रावधान किया हुआ है। और 2019 में जो यह नियमावली बनी है, इस नियमावली को और एक्ट में संशोधन को, चूंकि मेरा ड्राफ्ट किया हुआ है इसीलिए हम उस माइन्यूट है पॉइंट तक आपको जाके समझा रहे हैं। इसमें हमने, आप देखिएगा बड़ा अच्छा से, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले था कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से रेंट आप डिसाइड करो, आपको यू हैव नो डिस्क्रिशन टू एक्सरसाइज। बड़े अच्छे से मैंने उसमें लिख दिया है कि शहरी क्षेत्र की जमीन होगा 5 रुपया प्रति डिसमिल उसका लगान, जो कृषि योग्य जमीन होगा 75 पैसा प्रति डिसमिल, जो क्या कहते हैं दियारा क्षेत्र की जमीन होगी 50 पैसा प्रति डिसमिल, जो भीट टाइप की जमीन होगी 60 पैसा प्रति डिसमिल, और जो सरकारी जमीन होगी जो गैर मजरूआ आम खास, अगर कोई विभाग चाहे कि हमारी जमाबंदी खुल जाए तो क्या दिक्कत है, तो उसके लिए टोकन 1 रुपया प्रति एकड़, और शहरी क्षेत्र में 5 रुपया प्रति डिसमिल। मोर ओवर लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वैसी जमीन जो कमर्शियल यूज में आ गया है उसका डीसीएलआर साहब सम परिवर्तन अधिनियम के तहत जो लगान निर्धारित करेंगे, लगान जो निर्धारित करेंगे वह लगान प्रभावी होगा। तो अब आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको रेंट रोल बनाने के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन डाल दिया गया है। तो वह जो है सेटलमेंट की बात ही नहीं थी 2011 के एक्ट में। तो इसीलिए 2017 में आई हैपन टू बी इन द डिपार्टमेंट, यह जो नियमावली अभी 17 में नियमावली नहीं बनी, एक्ट में संशोधन होकर रह गया, नियमावली नहीं बन पाई, तो 2017 में फिर मैंने उसको बनाया। अब वीरेंद्र जी बतलाएंगे, ये लोग भी मेरे साथ काम कर रहे थे। तो फिर 2017 में इसको मैंने इसकी नियमावली बनाई। अब आया कि जब 19 में जो सर्वे सेटलमेंट का काम करना है, नियमावली तो बनी ही नहीं, उस जो संशोधित है एक्ट में संशोधन हो गया, नियमावली में संशोधन नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो उसको बनाया गया, उसका अंग्रेजी का अनुवाद भी मेरा किया हुआ है, मतलब उसका एक एक शब्द को लिखा हुआ। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण
बिंदु क्या है उसके। तो यह सर्वाधिक, उसमें और बहुत सारी बातें हैं कि मतलब बीटी एक्ट के तहत मान लिया हम लोगों ने रिविजनल सर्वे किया, उसमें सेक्शन 106, 108, 108A के तहत बहुत सारे केसेस आज भी कलेक्टर के कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसमें भी यह प्रावधान कर दिया गया कि भैया 1 साल में सेक्शन 6 के तहत जो केसेस पेंडिंग है उसका डिसीजन कर लो कलेक्टर। 108 के तहत जो भी केसेस हैं उसके पर में आप फाइनल 1 साल में उसमें डिसीजन ले लीजिए। और सेक्शन 108A जो है उसके तहत अगर कोई मामला है तो उसको आप 2 महीना में, उसमें लिपिकीय भूल की बात है तो उसमें आपको अगर किसी प्रकार का सुधार करना है तो उसको आप 60 दिन में कर लीजिए। तो ये सभी इसको भी डाला गया हुआ है। पहले अमीन मतलब सर्वेयर करके कॉन्सेप्ट था, जो सर्वेयर का कॉन्सेप्ट बिहार में नहीं है, तो सर्वेयर से रिलेटेड एक चैप्टर ही था, उसको डिलीट कर, जो प्रासंगिक नहीं है तो उसको हटा दिया गया। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब आप प्रपत्र 2 लोगे, तो वैसी स्थिति में यहाँ एक और प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे। रिलेवेंट प्रश्न यह है कि अधिकार अभिलेख क्या होता है, जिसके आधार पर में आप जांच करेंगे प्रपत्र 2 में। जैसा मैंने कहा कि विनोद कुमार झा, मैं एक लिख के दूंगा अपने एएसओ साहब को, आप मान लीजिए मधुबनी जिला के अंधराठारी अंचल जाते हैं, वह मेरा होम प्लेस है, मेरे गांव में हम आपको कैंप में उपस्थित होकर हम देते हैं कि यह 2 एकड़ जमीन मेरी है, तो आप उसको कैसे पता करेंगे कि वह हमारी है? खतियान प्रपत्र 5 में जो खतियानी है उसके द्वारा सर, डॉक्यूमेंट है और इनके द्वारा खतियानी है उसके द्वारा यही ना कहना है हमको, यही हम कहना आपसे चाह रहे थे कि अगर मान लिया जाए आप मोतिहारी जिला चले गए, आप छपरा जिला चले गए, आप सीवान जिला चले गए, आप पश्चिमी पूर्वी चंपारण जिला चले गए, वहां 1919 ईस्वी का खतियान है। अब वह जमीन 50 बार उसका ट्रांजैक्शन हो चुका है, 10 बार ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब उस खतियान का आप एब्स्ट्रैक्ट ही बना लोगे तो उससे आपको मालिकियत की क्या जानकारी मिलेगी? आप उसका खेसरा पंजी ही बना लोगे तो उस आधार पर में, तो उससे आपकी मालिकियत की क्या जानकारी मिलेगी? तो आपको समझने के लिए हमारे अंचल अधिकारी भी बहुत, हमारे VCLR भी नहीं समझते हैं कि अधिकार अभिलेख क्या होता है। तो आपको यह जब पढ़िएगा तो उसमें यह लिखा हुआ है कि कंसोलिडेशन का खतियान, सर्वे का खतियान, खेसरा पंजी, टीनेंट्स लेजर, कंटिन्यूअस खतियान, दीज ऑल आर अधिकार अभिलेख। कोई किसी एक रजिस्टर को देख के आप किसी भी जमीन के बारे में यू कैनॉट हैव कंक्लूसिव आइडिया, यू कैनॉट पास कंक्लूसिव जजमेंट। तो इसीलिए अधिकार अभिलेख जितने हैं उन सभी की मदद से आपको प्रपत्र 2 जो मिलेगा वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रपत्र 2 का जो स्टेज है, अगर उस स्टेज को सक्सेसफुली आप निकाल लिया तो सर्वे सेटलमेंट का काम आपको हो जाएगा। कुछ और हम बातें बतलाएंगे कल, जो म्यूटेशन की बात करेंगे, तो कुछ है जमाबंदी की बातें करेंगे उसमें, तो आपको क्लियर होगा। तो फिर उन बातों को आप जाएंगे और उन बातों का समाधान कर लेंगे तो आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सर्वे सेटलमेंट का काम 5 साल से चल रहा है बिहार में, 6 साल से चल रहा है। अब नालंदा जिला यहाँ के ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का होम डिस्ट्रिक्ट है, एवरीबॉडी नोज इट, इसमें कोई मतलब क्या कहते कोई बुराई की बात नहीं है। अब इसीलिए अन्य जिलों के साथ साथ नालंदा जिला में भी प्रायोरिटी में सर्वे सेटलमेंट का काम कराया गया। अब नालंदा जिला में जब बिहार में 2 गांव फाइनल पब्लिकेशन के लिए आया कि इसमें फाइनल पब्लिकेशन अब इसका किया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट का जो सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं, फाइनल जब पब्लिकेशन होता है तो खतियान के हर पेज पर में चाहे तो उनका सिग्नेचर होगा या उनका फेसिमिल लगेगा। तो उससे उसको जब पब्लिकेशन की बात आई तो फिर जब कलेक्टर के ऑफिस में मिलान किया गया तो पाया गया कि उस मौजे का एक्चुअल रकबा 1000 एकड़ है और खतियान जो बना है उसमें 1300 एकड़ जमीन है। अब आप सोच लीजिए कि अगर जिस मौजे का रकबा टोटल 1000 एकड़ है, 1300 एकड़ का खतियान बना के आप अधिकार मतलब क्या कहते हैं लोगों के अधिकार को आप मान लेंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट जितना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण खतियान है। तो कोई आदमी कोर्ट में जाएगा कि मेरे को तो 1 एकड़ जमीन आपने खतियान में दिया है पुराव चल के, तो क्या करिएगा? तो इसी के कारण उसको रोक दिया गया, उसका फाइनल पब्लिकेशन नहीं किया गया। तो वह क्यों हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे। एक सेशन आपके साथ मेरा और भी है कल। अब हम आपसे यह गुजारिश करेंगे कि 10-15 मिनट का जो समय है हम अपने ही कहते चले गए। आई एम वेरी सॉरी टू से कि हम अपनी बात ज्यादा कह गए, हमको इससे ज्यादा समय आपके क्वेश्चन आंसर के लिए था। आप अभी भूदान से रिलेटेड या जितनी बातों की मैंने चर्चा की है, आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम बहुत खुश होंगे कि क्या कहते हैं आपने समझ लिया। हाँ, बतलाइए।
पूछिए, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मेरा एक प्रश्न था। कौन बोल रहे हैं सर? एक आफ्टरनून। आपने बताया है सर, ये वाला हम लोग को मिला है। हाथ उठाइए ना, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा बोलिए, अब आओ और लोग चुप रहिए, पूछिए पूछिए। नहीं आ रहा है। बोलिए। अनु बालाजी बोलिए आप। नहीं आ रही है। हाँ बोलिए ना, अंजुम आरा। गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे वो पूछना था, जो आपने 5-6 क्वेश्चंस पूछे थे, उनके अगर आप आंसर्स दे देते तो क्लैरिटी हो जाती। कल उसका सबका आंसर दे देंगे, कल जो शुरू करेंगे। आज तो प्रश्न पूछ लिया, कल वहीं से आंसर से ही शुरू करेंगे। अभी हम यह जानना चाह रहे थे कि आज का जो हमने अभी जो जितनी बातें कही हैं उसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, तो वह ज्यादा अभी रिलीवेंट होता। जो बातें मैंने चर्चा की है ये आ गया सर, पूरा समझ में आ गया ये। आ गया, वेरी गुड। चलिए अब दूसरा, हाँ बोलिए। सर नमस्कार सर, मैं पूछना चाह रहा था कि भूदान यज्ञ से जो रैयत को जमीन मिली, अगर वो बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो गिरवी रखते हैं और किसी कारण से गिरवी से वो जमीन नहीं छुड़ाते, तो वो तो फिर उसको ये कर देगा, जो भी गिरवी लेगा वो। तो फिर तो बतला देते हैं, हम वो समझ भी तो इनडायरेक्टली बेचना ही हुआ सर। आपको आपके प्रश्न को हम समझ गए। देखिए ऐसा है ना कि गिरवी रखने की बात है, मनी लेंडर्स एक्ट के सेक्शन 7 को पढ़िएगा तो उसमें यह प्रावधान किया हुआ है 13 में 7 में कि कोई भी आदमी जब गिरवी रखता है ना तो रिडीम होने का प्रोविजन है कि इतने एक पीरियड है कि इतने वर्षों तक वह जमीन कोई आदमी जोतेगा और उसके बाद उस रैयत को वह स्वतः जमीन वापिस आ जाएगा। जहां तक रहा बैंक के साथ में, तो बैंक के साथ में कोई आदमी गिरवी रखता है तो वह रखने का प्रावधान दिया हुआ है, उसको आप बेचना नहीं कहेंगे। वह प्रावधान, 2 एक्सेप्शन इसमें है। एक यह कि आप जमीन को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द प्रायर परमिशन ऑफ द भूदान यज्ञ कमिटी, और बैंक से लोन लेते समय आप उसको गिरवी रख सकते हैं बैंक में। उसमें कोई मतलब कि यह इसको बेचना नहीं कहेंगे। हाँ देखो ना। गुड आफ्टरनून सर, मैं अवनीश बात कर रहा हूँ। हाँ सर, क्या भूदान की जो जमीन होती है और किसी को भूदान में मिला हुआ है, तो वो जैसे उसको किसी के पास पैसा लेकर और कुछ ये कर सकता है क्या? जैसे कुछ दिन के लिए उसको क्या बोलते हैं, जैसे किसी से। जी सर, रेहन एग्जैक्टली सर। नहीं वह करने का है नहीं कि उसकी शक्ति, उसका कोई प्रोविजन नहीं है, वह नहीं कर सकता है। और बोलिए, हाँ बोलिए। कौन कुमार? अच्छा संटू जी बोलिए, संटू कुमार। तो हाँ सर। भाग्य नारायण कुमार जी बोलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं कि ये सेक्शन 21 का जो एग्जेम्पशन है वो मॉर्गेज करा के लोन ले सकता है, और दूसरा क्या था सर उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी? वह सेक्शन 21 का एग्जेम्पशन नहीं है, वह सेक्शन 14 का है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उस सेक्शन में यह दिया हुआ है कि कोई भी आदमी भूदान यज्ञ कमेटी के प्रायर परमिशन से जमीन को एक्सचेंज कर सकता है। नहीं आप बताए थे ना सर, वो मॉर्गेज करा के लोन ले सकता है उसमें। तो वही तो कह रहे थे, सेक्शन 14 में 2 बातें दी हुई हैं, उसका तो इम्प्लीमेंटेशन 21 में है ना कि इस यह जो 14 में जो प्रावधान किया हुआ है कि कोई आदमी एक्सचेंज कर सकता है, कोई आदमी बैंक में जमीन को मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन इस 2 के अलावा अगर कोई आदमी जमीन को बेच देता है तो सेक्शन 21 के तहत उस पर में कार्रवाई होगी, उसका प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा और उस जमीन को वापस ले ली जाएगी। वह सेक्शन 21। उदित कुमार जी बोलिए। यस सर। सर एक ये है, सरकार भूमिहीन को जमीन देकर अगर 40 वर्ष उसका अगर रसीद कटा दिया जाता है, उसके बाद भी रद्द हो सकता है, क्योंकि सर ऐसा एक मामला 2005 से चल रहा है, जो पर्चाधारी बनाम बिहार सरकार है सर। तो उसमें क्या है, क्या है उसमें? सरकार भूमिहीन को जो मतलब भूदान के द्वारा जो भूमि दिया गया है,
ठीक है, 40 वर्ष उसका वो रसीद कटा रहा है, ठीक है, उसके बाद भी नहीं, रसीद कौन, मतलब जो बेनिफिशियरी है वह कटा रहा है, जो या ऑनर है वो? नहीं नहीं, जो बेनिफिशियरी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बेनिफिशियरी कटा रहा है तो उसको दान में मिली हुई है उसको जमीन। सरकार फिर उसको फिर सरकार रद्द भी कर सकता है क्या? काहे नहीं, काहे नहीं रद्द कर? अगर वह बेच देगा जमीन को, वह सेलेबल नहीं है, तो उसको काहे नहीं सरकार रद्द करेगी? ओके, थैंक यू। पूछिए। उदित उदित सर, जब सुजीत सर भूदान में मिला हुआ जो जमीन है सर, उसको अगर वो बैंक में सर मॉर्गेज करता है, अगर वो सर कर्ज नहीं चुकता कर पाती तो बैंक तो सर अल्टीमेटली उस जमीन को तो बेच ही देगी सर। भाई तो वह प्रावधान किया हुआ है एक्ट में, हम तो आपको कह रहे हैं कि यह प्रावधान है जी। दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन। सर हमारा ये कहना सर हमारा ये कहना है कि आखिर जो बैंक सर जो लोन दी है सर, उसको वो कहाँ से चुकता कर पाएगा सर, अगर वो उस जमीन को नहीं बेचेगा, नीलाम नहीं करेगा तो सर? अगर करेगा बैंक। हम तो कह दिया कि मॉर्गेज के दो एक्सेप्शंस हैं, उसमें मॉर्गेज और क्या कहते हैं एक्सचेंज, दोनों बातें हैं। तो सर मॉर्गेज के ही मतलब एक्सेप्शन मतलब बात कर रहे हैं, मॉर्गेज करके हमने पैसा लिया बैंक को, हम पैसा सर चुका नहीं पाए सर, तो बैंक को सर रिकवर करेगा ना सर उस चीज को सर, तो रिकवर तो तभी करेगा जब वो सेल करेगा। तो वह बैंक को शक्ति प्रदत्त है, शक्ति प्रदत्त है ना बैंक को सर सेल करने का सर। उस स्थिति में तो सर वहाँ पे सब वो तो कैंसिल नहीं होगा सर उसका? नहीं, वह शक्ति प्रदत्त है बैंक को, वही जानना चाह रहे थे। थैंक यू सर। वह शक्ति प्रदत्त है बैंक को। थैंक। चलिए बोलिए वंदना जी। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल है कि जैसे भूमि दान का कार्यक्रम है, बड़े भूमिधारियों से लेके जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भूमि दान करना जो ये है, तो ये मोटो हम लोग का कहाँ तक फुलफिल हुआ है कि जो गरीब है वो अभी भी उनके पास काफी जमीन हो गई, या पॉवर्टी में ये कार्यक्रम किस हद तक हम लोग का मतलब कंट्रीब्यूट किया गया है? बिहार स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो इसको आप ऐसे समझ लें कि बिहार में ऑल टुगेदर 22 लाख लोगों को 6 कैटेगराइजेशन है जिससे जमीन हम बेनिफिट करते हैं रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के द्वारा 6 ढंग से, भूदान से, गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती करके, गैर मजरूआ खास जमीन की बंदोबस्ती करके, जमीन को क्रय करके, जमीन सीलिंग के अंतर्गत लेके, और क्या कहते हैं बास्कित पर्चा से। तो ये 6 कैटेगराइजेशन है जिसमें 22 लाख लोगों को बेनिफिट किया हुआ है। उसमें से 17-18 लाख लोगों का हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड करके और जिला के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कर दिया है। तो जहां तक आपने कहा कि लोगों को बेनिफिट करने की बात है, तो 22 लाख लोग 22 लाख मतलब 22 लाख प्लस लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन दे के, किसी को बसने के लिए, किसी को खेती के लिए, तो जमीन तो लोगों को मिली है, इतने लोगों को बेनिफिट तो किया गया है। कोई ऐसी योजना नहीं हो सकती है जो हर आदमी को बेनिफिट की जा सके, या हर आदमी को इसकी जरूरत भी नहीं है। जिसके पास ऑलरेडी जमीन है 1 एकड़ से ज्यादा, तो हम उसको बेनिफिट करते भी नहीं है, वो हमारी पॉलिसी के अंतर्गत है भी नहीं। और आपकी जानकारी के लिए कि सरकार वैसे मामलों में आप उसके नाम से खाता खोलेंगे, सरकार ने अगर किसी को जमीन नहीं है बसने के लिए, तो हम लोगों ने जमीन क्रय करके जमीन दी है। और हम वीरेंद्र जी संजोग से आ गए, हम तो यह कहेंगे कि कोई भी चीज बढ़ाने से पहले जो विभाग का जो कार्यक्रम है, जमीन का क्रय नीति, जमीन का क्या कहता है ट्रांसफर नीति, जमीन की लीज नीति, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इन चीजों को आप नहीं समझेंगे तब तक खानापुरी में उसका खाता कैसे खुलेगा आप नहीं समझ पाएंगे। विभाग की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसको कि नहीं बदला गया, तो विथ रेफरेंस ऑफ सर्वे एंड सेटलमेंट आपको इन सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से उसकी चर्चा होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने यहाँ चर्चा आपको पहले शुरू में ही कर दी कि